नाज़रीन, यह है रेड लाइन। मरीम नवाज को पार्टी के अंदर भी एक कलीदी ओहदा मिल गया है और उससे भी बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि अब वो नेशनल लेवल के ऊपर अपनी पार्टी की तंजीमें नौ करेंगी। मरीम नवाज कितनी कामयाब होंगी या नहीं, हमारे पैनलिस्ट आपको बताएंगे, जिनका तारफ़ हम सेगमेंट शुरू होते ही आपसे करवा देंगे। टीटीपी के साथ बात करनी है या नहीं करनी है अफगानिस्तान के अंदर से राना सनाउल्लाह के इस बयान के ऊपर कि जो दहशत गर्दी के अड्डे हैं पाकिस्तान, उनको अगर ठिकाने लगाने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान हक बजानिब होगा। रद्द अमल आया है। राना सनाउल्लाह उस मीटिंग में मौजूद थे जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, 2 रोज़ पर मबनी। अहम फैसले क्या हुए और हम इम्प्लीमेंट कितना इन फैसलों को कर पाएंगे। सूबाई हुकूमतें केपी और पंजाब तो मरकज़ के साथ हैं नहीं। हम इकॉनमी पर भी बात करेंगे। बहुत कहा जाता है कि हमारे यहाँ पर सोच समझ रखने वाले, मईशत को संभालने वाले हैं नहीं। ज़रा सोच समझ की बात करेंगे कि मौजूदा बहरान से कैसे निकला जाए और फिर आपको ये भी बताएंगे कि अभी तक ट्रेंड्स क्या हैं। जी राना साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये फरमाइएगा कि आपने कौमी सलामती कमेटी का जो एलामिया है उसमें वाज़ेह अंदाज से कहा है कि एपिक्स कमेटीज़ रिवाइव होंगी, तो जनाब 2 सूबों में तो हुकूमतें डिज़ोल्व होने वाली हैं। ये एपिक्स कमेटीज़ आप रिवाइव कैसे करेंगे? और उसमें से एक सूबा वो है जिसके अंदर 58% के करीब दहशतगर्दी हुई है। देखें, ये चीज़ जो है ये भी डिस्कस हुई है नेशनल जो है वो सिक्योरिटी कमेटी में कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स तक महदूद नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, लेकिन ये एक रियासत का जो है वो इशू है और इसे उसी तरह से देखा जाना चाहिए और उसी तरह से डील होना चाहिए। और इस मकसद के लिए एक तो नेक्टा जो अदारा जो बहुत ही आला मकासद के तहत बनाया गया था कि जो चारों सूबों हर जगह पे कोऑर्डिनेट करेगा, इंफॉर्मेशन बाकी हर चीज़, उसे मज़ीद फ़ाल करने का जो है वो फ़ैसला हुआ है और वो एक इंडिपेंडेंट अदारे के तौर पे जो है वो अपनी वर्किंग करेगा। और साथ ही जो सीटीडी इस वक्त चारों प्रोविंसेस में मौजूद है उसका एक फेडरेशन या एक नेशनल वर्जन जो है उसके मतलब भी जो है वो बात हुई है। तो इस तरह से इस मामले को एक रियासत का मसला जो है उसके तौर पे डील किया जाना चाहिए। इसके साथ पॉलिटिकल विल तो होनी चाहिए, लेकिन ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के दरमियान जो है इसे जो है वो लेकिन गुजारिश राना साहब ये है, कथा कलामी होती है कि सियासी तौर पर ओनरशिप के अलावा, सूबाई हुकूमतों की शिरकत के अलावा आप नेक्टा ने खुद जाके तो काउंटर टेररिज्म नहीं करना, आपने पुलिस को बीच में इन्वॉल्व करना है, आपने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के जो थाने हैं उनको आपने फाल बनाना है, इसमें चीफ सेक्रेटरी का भी किरदार होगा, इसमें आईजीज का भी किरदार होगा। तो मरकज़ और जो सूबाई हुकूमतें हैं, 2 पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा और दहशतगर्दी के हवाले से जो एपिक सेंटर बन गया है पाकिस्तान के लिए दर्द सर, उनके साथ तो आपके टॉकिंग टर्म्स नहीं है, उनका तो चीफ मिनिस्टर नहीं आता आपकी मीटिंग्स के अंदर। लेकिन जिस तरह से पंजाब में जो है वो सीटीडी का अदारा जो है वो कायम किया गया था और ये सारा सेरा जो है वो उस वक्त पंजाब के चीफ मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ और उस वक्त के आर्मी चीफ राहील शरीफ के सर है कि जिन्होंने बुनियादी तौर पे, ठीक है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब की भी इसमें पूरी जो है वो राय या उनकी सरपरस्ती शामिल थी, लेकिन उन्होंने एक कॉन्सेप्ट को सोचा, उसके बाद फिर उसी अंदाज में जो है वो उसमें इंडक्शन हुई और उसके बाद बहुत ही आला लेवल पे जो है वो उनकी तरबियत हुई और फिर सीटीडी पंजाब को जो है वो बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट अदारा जिसका सिर्फ़ और सिर्फ फोकस जो है वो दहशतगर्दी से मुतल्लक था, उसे जो है वो सौंपा गया। राय ताहर साहब उसके पहले जो है वो एडिशनल आईजी थे, वो ना तो किसी आईजी के मुताहिद थे ना किसी चीफ सेक्रेटरी के मुताहिद थे, बल्कि वो इवन अपनी इंटरनल फंक्शनल के लिए वो चीफ मिनिस्टर के भी मुताहिद नहीं थे। उन्हें हर तरह से जो है वो पूरी तरह से इस बारे में इंडिपेंडेंस हासिल थी। यही मॉडल जो है वो बाद में कैरी हुआ दूसरे सूबों में। वो दूसरे सूबों में इस अंदाज से तो ना हो सका,
लेकिन अब वक्त आ गया है कि इसे इसी अंदाज से जो है वो इसे कायम करना होगा, चारों सूबों में भी और मरकज़ में भी। और उसके बाद तो आप ये फरमा रहे हैं कि अगर असम्बलियाँ तहरील भी हो जाती हैं, हुकूमतें फारग हो जाती हैं, इलेक्शन का माहौल बन जाता है, तो आपका CTD और नेक्टा दहशत गर्दों के साथ मौसर अंदाज से काम करता रहेगा, तो आपको सियासी जो तगय्युर और तबद्दुल है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं, देखें ना, जो एक सूबे में या मरकज़ में CTD का सरबराह होगा, इंस्पेक्टर जनरल होगा या रीजनल इंस्पेक्टर जनरल होगा, नेक्टा का जो है वो DG होगा, तो उसका इस बात से क्या तल्लुक़ है उसने कोई इलेक्शन लड़ना है या उसने कोई जो है वो जाके सियासत में हिस्सा लेना है? उसका तो इस बात से तल्लुक़ ही कोई नहीं है। उसके पास फंड्स होने चाहिए, उसके पास काम करने के लिए बेहतरीन जो है ऑपरेटर्स होना चाहिए और वो अपना काम करे। उसका तो कोई काम नहीं है इलेक्शन से या इलेक्शन मुहिम से या इलेक्शन या सियासी जोड़ तोड़ से, और ये करना होगा इसके बगैर, क्योंकि आर्मी जो है उसका काम है कि अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जैसी सूरत हाल 2010, 11, 12 में पैदा हुई थी, तो वो इलाके को जो है वो क्लियर करे, क्लियर करने के बाद होल्ड करे और देन ट्रांसफ़र करे। ट्रांसफ़र किसको करेगी? ट्रांसफ़र वो CTD को ही जो है वो हो सकती है, जबकि CTD में इतनी हिम्मत, इतनी कैपेसिटी हो कि वो होल्ड कर सके, और उसके बाद डेवलपमेंट जो है। अच्छा राना साहब, कथा कलामी होती है, कल के एलामिये में आपकी बात से कनेक्टेड है, बगैर तो फिर अमन नहीं आ सकता। ठीक है, सही फरमा रहे। कल के एलामिये में आपकी बात से कनेक्टेड है, तमाम स्टेक होल्डर्स का जिक्र किया गया, ऑल स्टेक होल्डर्स का जिक्र किया गया। हमें वहाँ पे जो रेलिवेंट सूबे हैं, एक आबादी रकबे के एतबार से और आबादी के एतबार से पंजाब, बलूचिस्तान, KP, इनकी नुमाइंदगी उस मीटिंग के अंदर क्या थी? नंबर 1। नंबर 2, जब ऑल स्टेक होल्डर्स की बात कर रहे हैं, फ़ौज के सरबराहान, एयरफोर्स के तमाम नुमाइंदगान जो बैठे हुए हैं, तो उसमें तो फिर अपोजिशन भी आती है। तो ये तमाम आपने जो इनपुट है ये कहाँ से ली है? इसमें तो कोई बंदा शामिल ही नहीं किया आपने। बहुत अच्छा हुआ आपने कमेटी का इजलास किया, हम तो बहुत अरसे से कह रहे थे, लेकिन उसको आपने इंक्लूसिव बनाना था राना साहब, वो नहीं हुआ। नहीं, ये कोई पॉलिटिकल मैटर नहीं है कि इसके ऊपर किसी कंसेंसस की ज़रूरत है या इसके ऊपर जो है वो सब के मुत्फिक होने की ज़रूरत है। ये एक पॉलिसी डिसीजन है और ये फेडरल लेवल पे होना है। दहशतगर्दी का जो एक्ट है, दहशतगर्दी का जो सब्जेक्ट है, ये कोई इलाकाई या सूबाई नहीं है, ये नेशनल इशू है। ये कौमी सतह पे हमें इस सूरत हाल से जो है वो हम ओहदा बरा हैं। लेकिन राना साहब, जब आप KP की हुकूमत पर तनकीद करते हैं तो आप बार बार ये कहते हैं कि KP की हुकूमत की नाअहली की वजह से दहशतगर्दी फैली है। आप कहते हैं कि जेलें वहाँ पे टूटी हैं, आप कहते हैं कि बन्नू थाने के अंदर उन्होंने वो थाना ही ठीक नहीं था, उनको वसाइल नहीं दिए गए। तो आप तमाम का तमाम मलबा जो है ना सूबाई हुकूमत के ऊपर डालते हैं, लेकिन अभी आप फरमा रहे हैं कि आपको सूबाई हुकूमत के ताउन की या उनके कंसेंसस की ज़रूरत नहीं है। नहीं, वो आप बाद की बात कर रहे हैं ना, मैं जिस लेवल पे बात कर रहा हूँ, पहले आप उस लेवल पे रहें तो फिर ये बात जो है ना ये बेहतर तौर पे समझ आ सकती है। तो मामला ये है कि दहशतगर्दी की सूरत हाल से मुतल्लिक पॉलिसी बनाना जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का काम है, और उसमें जो मेन अदारा या फोरम है वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बाकायदा मेंबरशिप जो है वो बाकायदा तय है कि उसमें कौन कौन लोग जो है वो बैठेंगे। उनमें किसी सूबाई जो है वो ऑफिसर का या अपना चीफ मिनिस्टर का वहाँ पे जो है वो जिक्र नहीं है। अगर कल को कोई ज़रूरत महसूस हो तो उसमें शामिल कर लिया जाए तो हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल जो उसकी मेंबरशिप है उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, स्पेशल इन्विटेशन के ऊपर जो है वो किसी को भी बुलाया जा सकता है। इस मामले में इस मरतबा जो अजलास हुआ है, इसमें गवर्नमेंट ने जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है उसमें दो चीज़ें, एक तो ये कि इस वक्त जो इससे पहले दहशतगर्दों के साथ या TTP के साथ नेगोशिएशंस हुई, और उस नेगोशिएशन के नतीजे में जो है वो उनके कुछ लोग जो है वो यहाँ पे आए और आके उन्होंने जो है वो अमन व अमान
में खलल डाला और दहशतगर्दी के वाक़यात किए। वो पॉलिसी जो है वो पार्लियामेंट में डिस्कस हुई थी और उस वक्त की अस्करी क़यादत को इस बात की इजाज़त दी गई या वहाँ पे उस वक्त बात हुई थी। इससे सूबों का कोई ताल्लुक़ नहीं है। और दूसरा ये है कि जो अफ़गानिस्तान के साथ रिलेशन है कि अगर टीटीपी जो है टीटीपी से बात करनी है या टीटीए से बात करनी है, और टीटीए का क्या रोल है और टीटीपी का क्या रोल है, ये मामला जो है ये एक पॉलिसी मैटर है। उसके ऊपर डिस्कशन के लिए जो है वो फॉरेन मिनिस्ट्री का होना वहाँ पे ज़रूरी था। उसमें तमाम हमारी अस्करी और अपना जो वफाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनके सरबराहों का इनपुट होना ज़रूरी था। नेक्टा के डीजी का होना जो है वो ज़रूरी था और हमारी मसल्ह अफवाज के सरबराहान का होना, वहाँ पे उनका नुक्ता नज़र या इस पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए उनकी राय का होना ज़रूरी था। जब ये सारी चीज़ें जो है वो पेश हुई हैं वहाँ पे, इनके ऊपर गौर हुआ है, तो उसके बाद अब जो फैसले हुए हैं, अब ये फैसले जो हैं ये पहले इम्प्लीमेंट जो है वो फेडरल लेवल पे जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी है पहले शुरू में काम उनका है। उसके बाद जो है वो फिर एक वक्त आएगा कि जो फिर लोकल सीटीडी को जो है वो होल्ड करने के लिए और वहाँ पे जो सूबाई हुकूमत है उसको उस इलाके को डेवलप करने के लिए उनका रोल आएगा। उस रोल में बिल्कुल उनकी रेलेवेंसी होगी। उनको अगर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का अजलास हुआ करेगा या हुआ तो उसमें यकीनन उनको स्पेशल इन्विटेशन के तौर पे बुलाया जाएगा, या फिर जो इससे पहले ये जो अपेक्स कमेटीज़ का एक कॉन्सेप्ट जो है वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने फैसला किया था, तो वो भी फैसला एक पॉलिसी डिसीजन है। और कल ये फैसला भी हुआ है कि उस डिस्पेंसेशन को जो है वो दोबारा से जो है वो सामने लाया जाए। राणा साहब, एपिक्स कमेटीज में कौन बैठेगा? सूबे में एपिक्स कमेटीज के अंदर कौन कौन होगा? अगर आप हमारी मालूमात में इजाफा करें कि एपिक्स कमेटीज के अंदर कौन कौन होगा सूबों में। देखिए जी, इसमें फैसला तो ये हुआ है कि एपेक्स कमेटी के जब अजलास हो तो इंटीरियर मिनिस्टर को, फॉरेन मिनिस्टर को, वज़ीर दिफा को जो है वो वहाँ पे जाना चाहिए जब भी सूबों में जो है वो अजलास हो। चीफ मिनिस्टर जो है उसको, इसके अलावा उस वहाँ पे पुलिस के सरबराह को, चीफ सेक्रेटरी को और वहाँ पे सीटीडी के सरबराह को, और उसमें अगर किसी इलाके में फेडरल लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी जो है वो काम कर रही हैं तो उनका वहाँ पे जो भी मकामी तौर पे इंचार्ज हो तो उन सबको, और इसी तरह से जो हमारी राणा साहब सारी सूबाई हुकूमत आ गई ना विच, फिर इंटेलिजेंस सारी की सारी सूबाई हुकूमत तो बैठी है एपिक्स कमेटीज के अंदर, वो शामिल नहीं। तो एपिक्स कमेटी जो है वो उसने जिस लेवल के ऊपर मामलात को देखना है तो उस लेवल पे जब ये मामला पहुंचेगा तो बिल्कुल वो बैठेंगे, क्यों नहीं बैठेंगे। ठीक। अच्छा, आपने टीटीपी के साथ मुज़ाकरात की बात की, ज़रा ये बताइएगा कि मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ अब पॉलिसी क्या है? क्या हम उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, डिसकंटिन्यू कर दिया है? अभी टीटीपी से मुतल्लिक़ क्या पॉलिसी है हमारी? जी, जिस तरह से मैंने बात की है कि ये मुज़ाकरात जो हुए और उससे जो है वो ये एक कमज़ोरी जो है वो आई है सामने, और जिसको इस वक्त हमारी मसल्ह अफवाज जो है वो एक हरावल दस्ते के तौर पे, फ्रंट लाइन के तौर पे, आपके इल्म में ही है कि रोज़ वहाँ पे ऑपरेशंस हो रहे हैं और वहाँ पे जो है वो दहशतगर्दों को हलाक किया जा रहा है, उसकी कीमत भी चुकाई जा रही है, शहादतें भी जो है वो हो रही हैं। यहाँ पे मैं ये बात वाज़ेह कर दूँ कि KPK हो या बलूचिस्तान हो, वहाँ पे कोई इलाका ऐसा नहीं है कि जिसको क्लियर करवाने की ज़रूरत हो। यानी इससे मुराद ये है कि कोई ऐसा महल्ला, कोई कस्बा, कोई शहर ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर उनका कब्ज़ा हो दहशतगर्दों का या TTP का, ऐसा कोई इलाका नहीं। वो जो है वो यानी हिट एंड रन वाली पॉलिसी के ऊपर है वो, कि वो एम्बुश करते हैं और आके जो है वो वार करते हैं या आके अपना भत्ता वसूल करते हैं, या और तरह से जो उनका तरीक़ाकार है, जिस तरह से बनू के पुलिस स्टेशन पे हुआ, इस तरह से और एक दो वाक़यात जो है वो हुए, एक दो पॉलिटिशियंस के ऊपर जो है वो हमला हुआ, तो ये वो कर रहे हैं। तो इसको जो है वो पूरी तरह से जो है वो हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी जो है वो फेस कर रही हैं। तो अब इसमें ये है कि इंशाअल्लाह ताला
फ़ौज में ये पूरी कैपेसिटी ताकत है कि वो इस सूरत हाल को जो है वो बहुत जल्द जो है इंशाअल्लाह ताला नॉर्मल कर देगी। लेकिन कल जो है वो इस बारे में सभी ने अपनी राय दी, लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इसके ऊपर बड़ा दो टोक एक मौक़िफ़ अपनाया और उसको बाद विद आर्गूमेंट्स जो है वो उन्होंने बड़ी ही जो है वो यानी ताकत से और बड़ी फोर्स से उन्होंने इस बात को जो है वो साबित किया कि हमें जो है वो इस तरह की क्लैरिटी होनी चाहिए हमारे जो है वो बयानिए में, और वो क्लैरिटी जो है वो डिमांड करती है कि टीटीपी के साथ या दहशतगर्द तंजीम कोई भी हो, बलोचिस्तान हो या KPK हो, हमें उनके साथ किसी किस्म की नेगोशिएशन जो है वो नहीं करनी चाहिए। हमें इस किस्म के मिक्स मैसेजेस जो हैं वो बिल्कुल जो है वो हमें नहीं जो है वो भेजने चाहिए। तो इसलिए आलमोस्ट ये फ़ैसला कल हो चुका है कि नो नेगोशिएशन विद एनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वेदर दैट इज़ TTP और एनी अदर। अतरान साहब, आपका एक बयान जो है उसके ऊपर अफ़गानिस्तान से उनका जो वज़ारत दिफ़ा है उसकी तरफ से रद्द-ए-अमल आया। उन्होंने कहा जी कि आपका बयान कि अफ़गानिस्तान सरज़मीन के अंदर मुमकिन हमले हो सकते हैं, ये इश्ताल अंगेज़ और बेबुनियाद उन्होंने करार दिया। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वहाँ पे जो सेंचुरीज़ हैं, चूँकि आपने आर्मी चीफ के क्लैरिटी का जिक्र किया, तो क्लैरिटी ये भी डिमांड करती है कि जो जहाँ से ओरिजिनेट कर रहे हैं ये अटैक्स उनको भी टैकल किया जाए। तो एक, आपका बयान क्या था? नंबर 2, हमारी पॉलिसी बॉर्डर पार से आने वाले हमलों पर क्या है? नहीं, देखें, मेरा बयान तो कि एक जनरल यानी एक अंडरस्टैंडिंग है कि कोई भी अगर आपके ऊपर जो है वो हमलावर होने को हो तो वो जहाँ पे भी हो, इस बात से इर्रेलेवेंट कि वो कहाँ पे है, तो आपको बैनुल-अक़वामी जो कन्वेंशंस हैं और जो लॉ है वो आपको परमिट करता है कि आप अपने सेल्फ डिफेंस में जो है उसके ऊपर जो है वो अपना जो है वो आप उसको रोक सकते हैं और उसको एंगेज जो है वो कर सकते हैं। लेकिन कल की मीटिंग में जहाँ पे ये फैसला हुआ कि किसी दहशतगर्द तंजीम से जो है वो बात नहीं की जाएगी, वहाँ पे ये भी फैसला हुआ कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत को एंगेज किया जाएगा, उनके साथ बात की जाएगी और उनकी सरज़मीन से जो हमारे ख़दशात हैं कि वहाँ उस सरज़मीन को ये दहशतगर्द जो है वो पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में तो कोई एरिया ही नहीं है, कोई इलाका ही नहीं है जो उनके पास हो, यहाँ पे वो जो है वो मौजूद हों। वो आते हैं वहाँ से और आके यहाँ पे जो है अपनी कार्रवाई डाल के तो चले जाते हैं। तो ये जो है ये फैसला भी हुआ है कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत को इस मामले पे एंगेज किया जाएगा, उनके सामने सारे सबूत रखे जाएंगे और उनसे मुतालबा किया जाएगा कि वो अपनी सरज़मीन को जो है वो जो उन्होंने पाकिस्तान से और पूरी दुनिया से वादा किया हुआ है कि वो अपनी सरज़मीन को किसी दहशतगर्दी की कार्रवाई के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे, उस वादे को वो निभाएं, उसे पूरा करें। राना साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। नाज़रीन की वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह हमें तफसील के साथ बता रहे थे कि हुकूमत की पॉलिसी क्या है। जो बड़ी खबर है वो यही है कि TTP या कोई और दहशतगर्द तंजीम, उसके साथ जो बातचीत का पहले एक अमल शुरू हुआ था उसको अब ख़त्म कर दिया गया और किसी सूरत में इन तंजीमों के साथ नेगोशिएशंस नहीं होंगे। जी, आइए अब सियासी मामलात को देख लेते हैं। मरियम नवाज़ के लिए एक बड़ा दिन, वैसे तो ख़बरों में वो हैं, सियासी मरकज़ियत भी उनकी है, लेकिन अब वो सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइज़र के तौर पर ऑफिशियली उनको नोटिफाई कर दिया गया है। ये लेटर इस वक्त आपके सामने है। हमारे पास आमिर इलियास राना साहब मौजूद हैं, आमिर ज़िया साहब मौजूद हैं और सना बुच्चा मौजूद हैं। तीनों का बहुत शुक्रिया। क्विकली मैं तीनों का पहले रद्द-ए-अमल ले लेता हूँ। स्टार्टिंग विद यू सना, इनिशियल रिएक्शन इसके बारे में आपका क्या है? देखिए, ये तो कोई मुझे ताज्जुब की बात नहीं लगती कि सारे ओहदे फैमिली वालों को ही मिलते हैं और ये तो नवाज शरीफ साहब की पार्टी का खासा रहा है। लेकिन मुझे जिस बात की खुशगवार हैरत है वो ये है कि ज़ाहिर है ये तकर्री जो की गई है और उसके बाद अनाउंस कर दिया कि इसका मतलब है जहाँ से अप्रूवल आना था वहाँ से अप्रूवल आ गया। अब सारे मामला जहाँ से पहले मरीम नवाज़ माइनस होनी थी वहाँ से अब नहीं होनी। तो ये एक्चुअली में ये नोटिफिकेशन अभी जारी किया गया, लेकिन इसकी परमिशन जो है वो मेरा ख्याल है मिल गई है। ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल है। पहले मरीम नवाज में जहाँ से माइनस होना था वहाँ से अब वो शायद प्लस हो गई है। सर आमिर, आपका भी रद्द-ए-अमल ले लो। आमिर ज़िया साहब।
कमोबेश यही है जो कि सना ने फरमाया। ये जो हमारे कहते हैं ना जमहूरी निज़ाम की और सियासी जमातों की कमज़ोरी को जाहिर करता है ये बात कि हमारे यहाँ ठीक है वो अपने उससे मेरिट पर हों, बहुत काबिल हों मरियम साहिबा, लेकिन ये जो लोगों में तासुर जाता है कि हमारी सियासी जमातें जो हैं वो फिफ्डम्स बन गई हैं, राजवाड़े बने हुए हैं और वहाँ पर सिर्फ वही लोग आगे आ सकते हैं, पनप सकते हैं कि जो रिश्तेदार हों। यानी कि नून लीग में अगर आप देखें कि भाई हैं, भतीजे हैं, भांजे हैं, समझी हैं, बेटी हैं, तो ये अगर तासुर जा रहा है तो ये मैं समझता हूँ कि जो जमहूरी स्पिरिट है उसकी नफी है। और हमारे यहाँ ये जो मरकजी पे कौमी सतह पे भी देखें और कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे भी देखें तो ये एक बड़ा मेरे ख्याल में हमारी जमहूरियत की कमजोरी है कि वहाँ पर आपको एक मौरूसियत का जो एक वो है जिसकी जगह नहीं बनती किसी भी जदीद रियासत में या जदीद निज़ाम के अंदर, वो चीज़ वजह इसकी कि कमज़ोर हो, बल्कि हमारी यहाँ तक़वियत पा रही है। और वो लोग के जो कहते हैं ना कि वर्कर है उनका पुराना उनका कोई रहनुमा है, उसके लिए जगह नहीं बनती। तो ये एक तरह की मैं समझता हूँ हमारे निज़ाम की कमजोरी है। तलब जी आमिर, मेरिट का क्या ताल्लुक है कि आप किसके बेटे हैं, किसकी बेटी हैं, किसके भांजे हैं? अगर मेरिट है, जो कि मरियम के सपोर्टर्स क्लेम करेंगे कि भाई आपको क्या नज़र नहीं आता नून लीग के अंदर कौन सी लीडर है? इवन के परवेज़ लाई साहब का मशहूर इंटरव्यू था, उसके अंदर भी उन्होंने रिलेक्टेंटली मरियम नवाज़ का जिक्र किया था। बट ये जो टेक है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है कि कुंबा। देखें बात सुने, हमारे यहाँ ना डिबेट जब होती है ना, इल्मी सतह पे जाके सारे दानिश्वर बन जाते हैं। जैसे फौज का किरदार नहीं होना चाहिए, और भाई कैसे किरदार माइनस कर सकते हो? जिसकी बेटी ने खड़े होके, जब उसकी तकरीरों पे बैन थी, उसने सोशल मीडिया से खड़ा किया इमरान आज आया है, तो उसकी स्ट्रगल को पहले गिने। बेटी वो नवाज शरीफ की है। अब आप कह दें कि जी वो बेनज़ीर भुट्टो, वो किसकी बेटी थी? तो उसकी स्ट्रगल को आप माइनस कर देंगे? नहीं कर सकते। मेरे हिसाब किताब में चाहे ये क्लियरेंस है या नहीं है, तो फिर इसका जवाब ये भी हो सकता है कि क्लियरेंस देने वालों को देनी पड़ी, जिन्होंने रुकवानी थी वो नहीं रुकवा सके, क्योंकि ये भी एक शर्त थी फिर कि फिर सियासत इस तरह ही होगी, माइनस होकर नहीं होगी। तो वो आ गई है, जब वो आएगी यहाँ तो वो सियासत भी अब वही करेगी। ये नहीं कर सकते जो इधर उधर से हिला के आप कह देना ये कर लेंगे वो कर लेंगे, फिर उसको पता है कि मैंने क्या करना है। इसके ऊपर हम ज़रा डिबेट करें कि मरियम नवाज़ के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। इस रोल में हमने मरियम नवाज़ को पहली मरतबा नहीं देखना, लेकिन अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है उसकी बड़ी अहमियत है। और नून लीग के अंदर ये डिबेट रहती थी कि जो मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ का बयानिया है उसने हमें नुकसान पहुँचाया है। अब वो तमाम सर्कल घूम कर वहीं पर आ खड़े हुए हैं जहाँ से मरियम नवाज़ ने और नवाज शरीफ ने आगाज़ किया था। अब उन्होंने ही पार्टी को रीऑर्गेनाइज करना है। ये भी कहा जा सकता है कि मुश्किल वक्त ने पार्टी को एज़ यूजुअल मरियम नवाज़ पर तकिया करने की मजबूरी को मानना पड़ा, और अब मरियम नवाज़ विल एंड अप टेकिंग द ब्रंट फॉर इट, यानी उनको तमाम मसाइल का सामना करना होगा, बाकी लोग पीछे होंगे। इसके ऊपर बात करेंगे ब्रेक के बाद। जी, मरियम नवाज़ की नई जिम्मेदारियाँ, ज़रा आमिर मैं रिवर्स कर देता हूँ, आपसे शुरू कर देता हूँ। ये हमेशा ये होता था कि जो मरियम नवाज़ बात कर रही हैं सख्त बात कर रही हैं, नवाज शरीफ जो बात कर रहे हैं वो सख्त बात कर रहे हैं, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, टू सम एक्सटेंट सलमान शहबाज, और जो शहबाज शरीफ का ग्रुप था वो कहते थे जी ये मरियम नवाज़ हमारे लिए मसला खड़ा करती है। लेकिन मरियम नवाज़ अब मसले के हल के तौर पे सामने आ रही है, इसका क्या मतलब? देखें सिंपल सी बात है कि जो मासेस में है वो मरियम नवाज़ है। नवाज शरीफ के बदले में कौन है? वो मरियम नवाज़ है। आप देखें शहबाज शरीफ के साथ जब अचानक नाम आया, हमने दी उस वक्त ये खबर कि जी हमजा शहबाज को बना रहे हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब, वो तो परवेज़ इलाही बन रहे थे। उस वक्त उनकी ये वाकई मजबूरी बन गई थी कि परवेज़ इलाही के मुकाबले में कैंडिडेट ला के जितवाना वो हमजा शहबाज के अलावा अहमद खान नहीं कर सकता था। जो मर्जी जहाँ से मर्जी वो कैंडिडेट बन के आ जाए, वो नहीं हो सकता था। तो वो उस वक्त उनकी मजबूरी थी। अब मरियम नवाज़ मेरिट पे अपने बाप की जगह पे बराह रास्त पार्टी की कमान संभालने आ रही है, और ये पहला हिस्सा है मेरे हिसाब किताब से नवाज शरीफ की आमद का, कि पहले जो काम रुका हुआ था वो हो गया, और शहबाज शरीफ ने ट्वीट भी कर दिया। शहबाज शरीफ के दस्तखतों से जाहिर है वो प्रेसिडेंट है, वो हो गया। तो पार्टी किधर गई क्लियर हो गई कि जो खामोश थी, जो मिफ्ता को ट्वीट करती थी कि कीमतें देखें फलां करें, जो अपने चचा की अब जो कि अपने अंकल इसहाक डार की आमद के बाद खामोश हो गई थी बिल्कुल ही, तो ये नोटिफिकेशन हो गया। अब पार्टी को जब चलना है ना, मैं आपको बताऊं इमरान खान साहब की जितनी मर्जी गलतियां थी, जो इमरान का दीवाना है ना वो उसको नहीं छोड़ रहा था। ठीक, बेशक वो डिसअपॉइंट था। जैसे आज PMLN के जो लोग हैं वो लोग शहबाज शरीफ से डिसअपॉइंट हो सकते हैं, जी गवर्नेंस ठीक नहीं है फलां नहीं है, लेकिन जब भी बात होती है आप मिले पूछे वो कहेंगे जी नवाज शरीफ तो है ना, मरियम नवाज तो है। तो ये वो आखिरी
जो खिलाड़ी है वो अब मेन सीट पे ले आए हैं कि अब इसके बाद इनके पास और कुछ नहीं है, अब लाना है तो सियासत करनी है तो फिर आना भी पड़ेगा और लड़ाई मैदान में लड़नी पड़ेगी। ट्रंप कार्ड, ज़रा सना इसके ऊपर आप बात करें। आसान है ख़वातीन को पिक आउट करना, और मरीम नवाज़ के बारे में हमने देखा है कि इमरान खान, उनकी जमात जो शहबाज शरीफ या उनके बेटों के बारे में जो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं वो और किस्म की है, लेकिन मरीम नवाज़ को रगेदना जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको डाइवर्सिटी नज़र आती है अटैक की। तो क्या इस वक्त मरीम नवाज़ को दोबारा से इस मुश्किल काम के लिए पार्टी सामने लेके आई है, और मरीम के लिए अपना चैलेंज क्या होगा, नोइंग फुल वेल कि किस किस्म का अटैक उन पर होता रहा? जी देखिए, आई थिंक मरियम ने अपने आप को प्रूव किया है, क्योंकि आपने पहले रद्द-ए-अमल मांगा था, मैंने आपको रद्द-ए-अमल दिया था। अब अगर मेरिट पे बात करें तो मरीम नवाज़ हर फोरम पे फिट बैठती हैं। उन्होंने तब कमान संभाली थी जब एक वैक्यूम था नून लीग में, और उन्होंने तब मुश्किल सवालात किए, मुश्किल स्पीचेस की, बहुत ही रोब और दबे से, उसके बाद निडर होकर बहुत सारी ऐसी गुफ्तगू उन्होंने की जो कि अब वो आजकल नहीं करती, क्योंकि सवाल तो अभी भी वही है कि बोटी को किसने मारा। तो उसका जवाब आज हम उस तरह से नहीं ले रहे, लेकिन जाहिर है वो सियासी तौर पर अपने आप को मुस्तहकम कर चुकी हैं। जो गंडापुर साहब ने उनके बारे में कहा, जो इमरान खान साहब ने भी सर्जरीज के हवाले से कहा, मेरा ख्याल है कि एज अ वुमन शी हैज़ प्रूवन हरसेल्फ कि वो इस क्रिटिसिज्म से भी नहीं घबराती, और शी स्टूड फर्म इन वेरी हार्ड टाइम्स। उन्होंने जेल की 20 लाखों के पीछे जाके देख लिया है, और वो बिल्कुल एक स्टोइक किस्म की खातून है, और मेरा ख्याल है कि शी कैन विथस्टैंड अ लॉट। और आई थिंक ख़वातीन की ये सलाहियत भी होती है कि दे कैन टेक मच मोर। बट मैं कह रही हूँ कि मरियम शुड बी एंड रिमेन मरियम। मेरा मरियम के साथ जो मसला है वो आखिरी कुछ दिनों में जब पंजाब के इलेक्शंस हो रहे थे, तो जो उन्होंने इमरान खान साहब का एक टोन अपना ली थी और ज़रा थोड़ी सी बात बिलो द बेल्ट करती थी, वो उनका ग्रेस माइनस हो रहा था, क्योंकि उनकी जो एक्चुअल आई थिंक क्वालिटी है वो है ग्रेसफुल रहना। तो आई थिंक उनको ग्रेसफुल रहना चाहिए, बात उनको करनी चाहिए, लेकिन इस लेवल पर नहीं जाना चाहिए कि वो इमरान खान साहब को इमिटेट करें, बिकॉज दैट वुड नॉट बी इन गुड टेस्ट। लेकिन आई थिंक कि डेफिनेटली शी विल डू अ गुड जॉब। आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा मसला होना चाहिए। आई थिंक पार्टी में रिस्पेक्ट भी उनको बहुत मिलती है, वो सबका लिहाज भी बहुत करती हैं, खाकान अब्बासी साहब, परवेज़ रशीद साहब, एंड शी इज़ बीन टॉट बाय द बेस्ट। आई थिंक शी विल डू अ गुड जॉब। आमिर, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ कि जो तंजीमें बनाने वाले होते हैं वो और किस्म के लीडर होते हैं, जो लोगों में, वोटर्स में एतमाद पैदा करने वाले होते हैं वो और किस्म के लीडर होते हैं। बहुत रेयर लोग होते हैं जो दोनों को कंबाइन करें। अगर आप बेनज़ीर भुट्टो साहबा की मिसाल भी ले लें तो उनके पास तंजीम को चलाने वाले बहुत सारे लोग थे, वो ख़ुद इंस्पायर करती होती थी, हैंड्स ऑन लीडर थी, लेकिन और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरबियत गाह में से वो निकल के आई थी, ग्रास रूट्स का भी पता था, लेकिन बुनियादी तौर पर वो इंस्पायर करने वाली थी। अब मरीम नवाज़ के दोनों रोल हैं, एक उनको पार्टी के अंदर भी ओहदा मिल गया और उन्होंने पार्टी को रीऑर्गेनाइज करना, विच मीन्स कि आपको बहुत ही सियाने अंदाज से अच्छे मशवरे के साथ भी चलना है। तो या वो इंस्पिरेशनल हो सकती हैं या ऑर्गेनाइजेशनल हो सकती हैं, दोनों कंबाइन हो जाएगा उनका काम। चैलेंजिंग होगा, जैसे कि अभी हमारे बाकी दोस्त कह रहे थे कि एक चीज़ तो क्लियर हुई है कि जो नून लीग में सक्सेशन की एक सवाल था वो चीज़ क्लियर होकर सामने आ गई है। तो यहाँ तक जो पहला मरहला है वो मरियम ने अपने हक में इस्तवार कर लिया है। अब उसके बाद जो अगला मरहला आता है कि अनडिस्प्यूटेड लीडर के तौर पर अपने आप को प्रूव करना, वहाँ पर ज़ाहिर है कि जैसे कि फरमा रहे हैं कि यकीनन उन पर तनकीद भी होगी, लोग उनके ऊपर इल्ज़ाम तराशी, जो कि हमारी सियासत में बेनज़ीर भुट्टो जब आई थी उन्होंने भी किया था। लेकिन हमने एक बात देखी थी कि बेनज़ीर साहिबा का भी एक बड़ा अनकॉम्प्रोमाइजिंग कैरेक्टर हुआ करता था, लेकिन जब वो पावर पॉलिटिक्स में आई तो उनका वो जो पैगाम था वो डाइल्यूट होना शुरू हुआ। अच्छा, ये चीज़ इंडिकेशन हमें इसमें भी नजर आ रही है, नून लीग में भी नजर आ रही है कि जब एक वोट को इज्जत दो का जब एक फॉर्मूला चल रहा था या फलसफा चल रहा था वो कुछ और था, लेकिन जब आप पावर मैट्रिक्स के अंदर आते हैं तो आपका लबो लहजा बदल जाता है। तो यकीनन ये बात भी है। तो ये जो मुझे अच्छी बात की थी जो अभी राना साहब फरमा रहे थे कि जी क्लियरेंस मिल गई है, और क्लियरेंस मिलने के बाद जनाब उन्होंने ठीक है अपने आप को फर्स्ट राउंड जितवा दिया, लेकिन मेरे ख्याल में इसकी मुज़ाहमत भी किसी न किसी लेवल के ऊपर हो रही होगी। और अभी मतलब इट्स टू अर्ली टू से कि वेदर शी विल बी अ सक्सेस स्टोरी और या उनको और ज़्यादा चैलेंजेस का सामना होगा, लेकिन अभी तक तो फर्स्ट राउंड यकीनन इट गोज टू मरियम साहिबा। जी आमिर, एक सवाल ये भी है कि शहबाज शरीफ उनके जो दोस्त हैं
जब मुश्किल मरहला आता है तो फिर मरियम नवाज़ को आगे कर देते हैं। आपने इलेक्शनियरिंग करनी हो, आपने जलसे करवाने हो, आपने वोटर को मोटिवेट करना हो, तकारीर करनी हो तो मरियम नवाज़, लेकिन जब आपने पार्टी टिकट्स देने हो, मामलात को तय करना हो तो उस वक्त फिर हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब खुद। तो ये भी क्या वही माहौल लगता है कि शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर वो बन गए, उनके बेटे वापस आ गए, केसेस के मामलात भी तय हो रहे हैं, अब जो मुश्किल तरीन काम है पार्टी को रीऑर्गेनाइज करना वो मरियम के खाते में डाल दिया? देखें, ये बात हमेशा से होती आई है, शहबाज शरीफ ये करते हैं, हमजा वो करते हैं। देखें, आर्मी चीफ की तकरीरी देख लें आप, दोनों भाइयों ने मिलकर की, जो मर्जी कोई एतराज़ करे, जो फैसला हो गया वो हो गया। बच्चों में लड़ाइयाँ होती आई हैं, जन जर ज़मीन पे हमारे साथ पंजाब में इस वक्त भी चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही में लड़ाई हो चुकी है, वहाँ भी बच्चे हैं, लेकिन यहाँ बड़ा शहबाज शरीफ नहीं है, नवाज शरीफ है। और उन्होंने मरियम नवाज़ को चीफ ऑर्गेनाइज़र बना के, जो आपने कहा बिल्कुल मुश्किल सवाल होगा, लेकिन जितनी पार्टी के लोगों के साथ फेमिलियरिटी हमज़ा के बाद, हमज़ा एक ख़ास लेवल पे जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे उस वक्त वो बिल्कुल पूरे पंजाब पे छाए हुए थे, लेकिन मरियम नवाज़ ने सारे पाकिस्तान में विज़िट भी किया, पार्टी को संभाला भी सही, लोग उसके साथ बराह रास्त हैं, उसके अंदर ना गैप मौजूद नहीं है, खला नहीं है उसका राब्ता। लेकिन धड़ों का पता होना, किसको आपने चाय पिलानी है, किसको चाय के साथ बिस्किट देना है, किसको आपने बाहर खड़ा रखना है, ये तो आपको पता है। बड़े बड़े मेरा ख्याल है कि मरियम नवाज़ ना इस सारे काम में तजर्बे से गुजर चुकी है। आप उसको ये कह दें कि जी 4 साल वो PM हाउस में बैठी थी, मीडिया हाउस चला रही थी, उसको क्या पता। उसने सारा कुछ देखा है, अपने घर पे रायगढ़ में भी देखा है, मॉडल टाउन भी देखा है, उसने वीरान होते हुए भी देखा है, उसने आबाद होते हुए भी देखा है। उसको पता है कि मेरा कौन सा कज़न जब मैं PM हाउस में बैठी थी तो वो क्या हरकतें कर रहा था, उसको सारा पता है। लेकिन उसका एंड ये हुआ है कि सबको समझ आ गई कि हम जब तक लड़ते रहेंगे हम मार खाते रहेंगे। फैसला हो गया, चचा वज़ीर आज़म बन गए। ये सूबाई चीफ ऑर्गेनाइज़र नहीं बनी, आप इस बात को समझें कि वो मरकज़ी चीफ ऑर्गेनाइज़र बनी है, वो बाप की जगह पे बेटी का रोल ले चुकी है और उसने उस पार्टी को मरकज़ी सतह पे चलाना है। वहाँ ख्वाजा साद रफ़ीक वगैरह ने ब्रेकें नहीं मारनी, वो उसके साथ चलेंगे जो चाहते हैं, जिन्होंने मुश्किल जेल में भी जी ली है और वो मरियम नवाज़ के रोल को समझते हैं। पार्टी के अंदर इस पर बहुत अरसे से डिबेट हो चुकी हुई है कि जी चलाना कैसे है, ठीक, क्योंकि ये काम अब वो जो है ना, आप हर वक्त कमर बस्ता नहीं हो सकते, बहुत सारे लोग एक्सपोज हो चुके हैं। मतलब शाहिद खान बहुत बड़े लीडर हैं, लेकिन साकिब निसार और जनरल बाजवा के साथ बहुत जगहों पे जब उनको कहा गया तो उन्होंने वो किया जो उन्होंने कहा। वो अपने लीडर की बात पे कायम नहीं रह सके और ना पहुंचा सके, ना खड़े रह सके उस पर जो कानून साजी कही गई कि कर लें, वो नहीं कर सके थे। ये अब सबका ना एक एक दफ़ा नज़ारा हो चुका हुआ है। क्या अब भी पता लग गया नवाज शरीफ को कि एक्सटेंशन के लिए विजिटर कौन था मेरे पास, कौन किसका सिफारिशी था। सबको पता है कि इनकी रीढ़ की हड्डी में कितनी गुंजाइश मौजूद है। तो वो अब ये सारा देखने के बाद वो जो औरत, लड़की, बेटी बाप के सामने अरेस्ट होके, उसकी कोई रोते हुए वीडियो तो नहीं ना बनी, घबराई भी तो नहीं आई ना, उसको वो परेशान हरासा कर रहे जो हमारे यहाँ हर खातून पे जब चाहें आप लगा दे, वो इल्ज़ाम लगा ना। उसको ये किसी ने निकाल, ये चीखें मारती थी, रोती थी जेल में, पता नहीं क्या करती थी, उसके बारे में दूसरी स्टोरियाँ फीड की गई। लिहाजा मेरे हिसाब किताब में एक अच्छा मुकाबला इमरान खान और PMLN का, PTI का और मरियम नवाज़ का होने वाला है, और वही होगा पाकिस्तान की सियासत का अगर ये हम होने देंगे। सना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कितनी तंजीम साजी की ज़रूरत है? और सवाल ये भी है कि बाप जो है वो वज़ीर आज़म, बेटा चीफ मिनिस्टर रहा, फिर नहीं रहा, नवाज़ और मरियम बाहर, तो तमाम का तमाम पार्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर तो इनके हाथ में था। तो अब सवाल ये भी उठेगा ना, तो फिर आप क्या करते रहे कि या ये सवाल इस धुंध में गुम हो जाएगा कि मरियम नवाज़ को ये ओहदा मिल गया? नहीं, आप क्या करते रहे से मुराद आपकी, सॉरी गलत, आई डोंट गेट द क्वेश्चन। मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब क्या करते रहे, इनकी मौजूदा जो बड़े बड़े घाघ लीडरान हैं वो इतने अरसे में क्या करते रहे, पार्टी की तंजीम साजी क्यों नहीं की? मरियम नवाज क्या ऐसा आके करेंगी कि जो इतने सीजन लोग नहीं कर पाए? देखिए, मैं समझती हूँ कि देयर आर वेरी फ्यू गुड मैन इन द वर्ल्ड, और बहुत सारे अच्छे आदमी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की पार्टी में मौजूद हैं। जैसे खाकान अब्बासी साहब हैं, परवेज़ रशीद साहब हैं, एक उनका पूरा एक जो टॉप टियर है वो बहुत
बहुत अच्छे मुखलिस लोग हैं, वो इज़्ज़त देने वाले लोग हैं। और मरियम साहिबा की एक अच्छी बात यह है कि वो उनसे एडवाइस भी करती हैं, डिक्टेट नहीं करती हैं, वो उनसे एडवाइस भी सीख करती हैं। और देखिए, आपको इवेंचुअली मानना पड़ेगा कि आप किसी को भी किसी भी कुर्सी पर बैठा दें, फैसले तो बहरहाल इमरान जो नवाज शरीफ साहब हैं वो खुद ही करेंगे और अपनी बेटी को भी वही फैसले करवाएंगे। अगर वो एडवाइस भी करेंगे तो वो उन्हीं को फॉलो करेंगी। और मेरा ख्याल है कि पार्टी का एक मिजाज है जो कि बहुत अरसे से तब्दील नहीं हुआ है और इसमें ना कोई बहुत ज़्यादा गैर मामूली तब्दीली आपको देखने में नज़र आएगी। लेकिन मेरा ख्याल है वो सबको साथ लेके चलना जानती हैं, वो लोगों से एडवाइस देना जानती हैं, वो परवेज़ रशीद साहब को बहुत ज़्यादा मानती हैं, बहुत ज़्यादा उनका किरदार रहा है। तो ये मेरा ख्याल है कि आई थिंक शी विल सबसे पूछ के एडवाइस करके मेक इट, वो बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है शी वोंट बिकम लाइक इमरान खान साहब कि बस खुद फैसला कर लिया उसके बाद पार्टी पर मुसल्लत कर लिया। तो मेरा ख्याल है कि उनको इस बात का भी अंदाज़ा है कि बहुत हार्ड टाइम्स देखे हैं और बहुत हार्ड टाइम्स में वो उनके साथ रहे हैं, खड़े रहे हैं और उनको सिखाया है। मतलब बहुत सारी स्पीचेस मुझे पता है कि उनको किस किस ने लिखवाई, किस किस ने बताई। बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी ऐसी इंसाइट्स हैं जो कि आपको कहीं से भी नहीं मालूम होती अनलेस एंड अनटिल कि कोई आप एक्सपीरियंस कर सकें। तो मेरा ख्याल है एक्सपीरियंस उनकी पार्टी में इतना ज़्यादा है और उन्होंने उस एक्सपीरियंस को अपने अंदर समो भी लिया है और उससे सीखा भी है। और अगेन मैं समझती हूँ कि कोई फैसला वो खुद नहीं करेंगी, मेरा नहीं ख्याल कि कोई उनका फैसला होगा। आई थिंक वही पार्टी में जिस तरह मुश्तरका तौर पर होता है और जो नवाज शरीफ साहब की एडवाइस होती है उसी तरह से चलेगा। कोई ऐसा ग्राउंड ब्रेकिंग ये कोई नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है ये एक बहुत वाजे पैगाम है इमरान खान साहब को कि जो इनको आप माइनस करवा के मुल्क से बाहर भेजना चाहते थे, जेल डालना चाहते थे, जिनके आपने आवारी टावर्स में दरवाजे तोड़ के आप अंदर चले गए। आपकी बेगम इज्जत के काबिल है लेकिन मरियम नवाज की तो कोई इज्जत आपने नहीं समझी अपने करीब। तो मेरा ये ख्याल है कि ये इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ा आई थिंक पैगाम है कि सी यू कुड नॉट मूव मी आउट, आप मुझे माइनस नहीं करा सके। मतलब अब तो भाईचारा हर किसी के साथ है वो और सबकी बहन है वो, हमारी भी। आमिर, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ कि ये जो तजर्बाकार लोग हैं पार्टीज़ के अंदर, वो अमूमन जो नए और एम्बिशस और कायदाना सलाहियत से भरपूर लोग हैं, उनकी आमद पर ज़्यादा खुश नहीं होते। हमने बेनज़ीर भुट्टो के साथ हम ज़्यादा मुआवजा नहीं करना चाहते, लेकिन उनको ये मुसीबत नज़र आई कि जो ही उनका रोल बढ़ा तो जो लोग सारा तजर्बा रखते थे फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कहा जी हम आपकी इज्जत तो बड़ी करते हैं, आपके साथ हम काम नहीं कर सकते। अंकल्स, जी अंकल्स जो हैं, तो ये अंकल्स के लिए भी शायद कुछ थोड़ा सा धचका होगा इमरान खान के लिए बकौल हमारी पार्टिसिपेंट के सना के, वो तो धचका है ही। ये दो जाविये, एक तो यकीनन बेनज़ीर साहिबा के साथ भी हुआ और हमने देखा कि फिर उन्होंने अपनी मतलब की लीडरशिप को सामने लेकर आए। जो भी यंगर लीडरशिप आती है उसके साथ अपने हम आहंग जो लोग चलते हैं, दो चार अंकल बेशक रिटेन कर लिए जाएं लेकिन ज़्यादातर की तब्दीली होती है। तो गालिबन उस अमल से नून लीग भी गुजरेगी और कैसे गुजरेगी, मजबूत बनकर उभरती है, कमज़ोर होकर उभरती है, ये बात की बात है। लेकिन वो अमल जो है इनएविटेबल है, नागुज़ीर है। दूसरी बात मैं तलत साहब ये कहना चाहूँगा कि हम जो ये तशरीह कर रहे हैं कि उनके जो खूबियाँ हैं या जो उनका उन्होंने इस्तकामत दिखाई वो अपनी जगह, और वो तशरीह मैं समझता हूँ हमारी रिवायती सियासत के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त एक और भी रुझान है और बड़ा गालिब रुझान है, कम से कम शहरी इलाकों में हमारी मिडिल क्लास के अंदर, हमारे जो एक प्रोफेशनल पाकिस्तान है वो जो है वो समझता है, वो फिर ये बात नहीं करे कि मरियम के वाले से बात कर रहे हैं, मैं एक अमूमी बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर एक बेदार लोग हैं मौरूसी सियासत से, और इस ट्रेंड को आप हल्का मत लें। उसके अंदर लोग जो है वो ये तो समझते हैं कि जनाब नए चेहरे आने चाहिए, नए लोग आने चाहिए, नया ब्लड आना चाहिए। उसकी वजह ये कि अभी तक जो तजर्बा रहा है कि मौरूसी सियासत ने अपनी सियासत को अपने बिजनेस इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल किया। उसके अंदर जो भी हम लोगों ने मसाइल देखे, वो जो इल्ज़ामात है सिर्फ इल्ज़ामात नहीं है। अब ठीक है कि अगर वो कोर्ट ऑफ लॉ में हमारे यहाँ बहुत सारे कातिल भी छूट जाते हैं तो वो एक अलग बात है कि हमारे यहाँ लेजिस्लेशन कमज़ोर है, हमारे यहाँ मतलब है वाइट कॉलर क्राइम को तो आप बहुत मुश्किल से प्रूव करते हैं। मैं आपको 20 मिसालें दूं, कराची में बड़े बड़े ब्लैक एंड वाइट केसेस थे हमारे जराइम के, उसके ऊपर सजा नहीं हुई तो वाइट कॉलर क्राइम तो बहुत ही मुश्किल है। तो हमारे एक आम लोग जो है बेदार हैं इस मौरूसी सियासत से, उसको वो समझते हैं कि जमहूरियत की नफी है, और जब तक हम इससे चिमटे रहेंगे इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत
अवाम दोस्त जमहूरियत नहीं आएगी कि जिसमें अवाम की मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास, मेहनत कशों की नुमाइंदगी हो। अब ये ख्वाब हो सकता है कम लोग चलिए आपकी तरफ तो आ रही है ना लोअर मिडिल क्लास की जमहूरियत जो है, एमके मुतहद हो रहे हैं उनके धड़े, तो आपको तो काफी लोअर मिडिल क्लास की जमहूरियत मिलने वाली है। तो हमारे लिहाज से एक जुमला मुझे कहने थे, आपने बड़ा अच्छा कहा। देखें, जो भी सियासत तकसीम करती, चाहे लसानी बुनियादों पर करे, फिरकावाराना बुनियादों पर करे, वो मुल्क के लिए बेहतर नहीं होती। कोई भी सियासत जो है अगर लोगों को जोड़ रही हो, उसके वहां पर अगर मिडिल क्लास आ रही हो बहुत अच्छी है, मगर मिडिल क्लास में अगर आप कहें जी मैं सेक्टेरियन सियासत कर रहा हूँ, देवबंदी की, आप लसानियत को छोड़िए, क्लास आर्गुमेंट के साथ रहिए। अभी आप क्लास आमिर, अभी आप क्लास आर्गुमेंट के साथ रहिए। मैं दोनों की बात करूंगा। क्लास जो क्विकली लेट मी हियर, तकसीम नहीं करती हो। आमिर हैज अ कमेंट टू मेक। गो अहेड आमिर। आमिर जिया साहब जो कह रहे हैं ना, बड़ी अच्छी बात है मौरूसी। ये पाकिस्तान के अंदर एक डिबेट है, लेकिन वो जो इमरान खान साहब आए, उनकी अपनी औलाद तो चूंकि यहाँ है नहीं और शायद पाकिस्तानी नेशनल भी नहीं है। चूंकि नवाज शरीफ पे तनकीद होती है, उनकी बेटी यहाँ पे है तो मौरूसियत में चली गई। सैफुल्ला नियाजी कौन है ये भी पता करना चाहिए। और इमरान खान की सियासत यार दोस्त की सियासत थी, मेरिट की सियासत नहीं थी। बरकी कौन है, फलाना कौन है, क्रिकेट में कौन है, शौकत खानम का इंचार्ज उठा के हेल्थ मिनिस्टर बना दिया जाए। कहीं मुफादात का टकराव किसी को नजर नहीं आता था कि भाई सारे यार दोस्त, सारे टेक्नोक्रेट आपके बंदे थे और जो इलेक्टेड थे वो सारे साइडलाइन थे। तो ये भी कोई मॉडल नहीं था जो अगर आप किसी के साथ अगर मौरूसी खराब है तो यारी वाली भी खराब है। आई हैव टू लीव इट देयर, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं कि हम इकोनॉमी को फिक्स कर सकते हैं या नहीं। इमीडिएट चैलेंज है हमारे लिए। हुकूमत ने एक लंबा चौड़ा प्लान बनाया हुआ है जिसका आगाज़ हुआ मार्केट्स को बंद करने से, एनर्जी प्रिजर्वेशन से। पंखे भी हमने तब्दील करने हैं, एनर्जी भी हमने बचानी है, लेकिन कोर इश्यूज़ हमारे सामने जो हैं वो बड़े गंभीर किस्म के हैं। डॉक्टर नदीम उल हक साहब जो वाइस चांसलर हैं पाइट के और साबिक डिप्टी चेयरमैन हैं प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कमीशन, वर्ल्ड बैंक IMF के साथ काम कर चुके हैं और दुनिया भर में ये जाने पहचाने जाते हैं मुआशी मामलात के तजिए के हवाले से। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू जी। आपने एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी जारी किया है, उसकी स्लाइड्स हम साथ चला रहे हैं, बड़ा मुफस्सल भी है और लॉन्ग टर्म भी है। लेकिन लोग कहेंगे कि लॉन्ग टर्म को छोड़े, इस वक्त मरीज जो है वेंटिलेटर के ऊपर है। आप ये नहीं कह सकते कि अस्पतालों के अंदर दवाइयाँ लेके आए, डॉक्टर को ट्रेन करवाएं एंड ऑल दैट। फौरी तौर पे बताएं हम क्या कर सकते हैं। तो सब देखिए, पहली चीज़ तो ये याद रखें कि 75 साल से ये प्रॉब्लम चल रहा है, आज का नहीं है। 75 साल से आपने IMF का प्रोग्राम किया है, छोड़ा है, किया है, छोड़ा है। आप 23 IMF के प्रोग्राम कर चुके हैं। अगर आप हिसाब लगाएं, एक प्रोग्राम 1 से 4-5 साल तक चलता है। ठीक। तो 75 सालों में आप IMF से शायद चंद साल निकले हैं, पर IMF के अंदर ही रहे। ठीक। दूसरी चीज़ याद रखें, IMF क्या है? IMF एक इमरजेंसी वार्ड है। अगर कोई बंदा बार बार इमरजेंसी वार्ड में जा रहा है तो आप उसको कहेंगे या तो उसमें कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, या फिर वो गलतियां बहुत करता है, या फिर वो कोई एडिक्ट है, या कोई ऐसी चीज़ तो होगी ना। क्यों बार बार इमरजेंसी के अंदर क्यों आ रहा है? बिल्कुल। तो 75 साल से हम ये कर रहे हैं। अभी आप देखें, हमने अभी रिसेंट हिस्ट्री अगर आप ले लें, 1988 से लेके अब तक पता नहीं हमारे कितने प्रोग्राम हो चुके हैं। मेरा ख्याल हमने शायद 6-7 साल बार काटे हैं, प्रोग्राम के अंदर ही काटे हैं। आप देखें 2008 में प्रोग्राम शुरू हुआ, वो 13 तक घसीट के थोड़ा सा चला, बीच में ख़त्म भी हो गया। फिर हमने 13 में दोबारा शुरू किया, फिर वो बड़ी मुश्किलों से 16 तक चला, और जबकि आप कह रहे हैं ख़त्म हो गया, पर वो ख़त्म रियली नहीं हुआ था, बिकॉज आपने हर जगह छूट मांगी। ठीक। उसके बाद 18 में आपने शुरू किया और आज तक वो 3 साल का प्रोग्राम था, आज तक चल रहा है। तो अब ये हिस्ट्री प्लीज IMF को छोड़ दें, इमरजेंसी में ना क्या करें? देखिए, IMF को आप छोड़ ही नहीं सकते। जो भी सोल्यूशन है वो IMF के साथ ही होगी, IMF के बगैर नहीं होगी। इस वक्त किसी वक्त भी दुनिया का एक निज़ाम बन चुका है तलत साहब, जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़, 1000 किस्म की चीज़ें लगी हुई हैं इस वक्त। वो निज़ाम ये है कि IMF के बगैर आपको कोई पैसे नहीं देगा, ना डेट रिस्ट्रक्चर, कोई बात नहीं हो सकती। ये हमारे जैसे ममालिक की आप बात करें, दुनिया में बहुत सारे ममालिक है जो IMF के पास जाते ही नहीं है। नहीं, वो नहीं जाते बिकॉज उनकी सेहत अच्छी होती है। ठीक। IMF के पास जाता ही वो जिसकी सेहत ख़राब है, वरना IMF के पास नहीं लोग जाते। इंडिया ने तो 1991 को IMF को पैसे वापस करके और कहा हमने नहीं करना, कभी नहीं जाते। कोरिया ने 2008 में गया, साल में निकल गया, ठीक है ना जी। अब मसला ये है कि आप अगर आप इस मौके पे पहुंच जाएं जहां आप लोगों के अपने कर्जे ना दे सकें वापस, जहां आपकी इन्फ्लेशन बढ़ गई हो, जहां आपके रिजर्व्स गिर गए, फिर एक ही सोल्यूशन है जो 1944 में ईजाद की गई थी, IMF के पास जाएंगे और कोई सोल्यूशन नहीं है। वो हमसे कंडीशंस ही ऐसी मांगता है, वो मतलब ये कि सब्सिडीज हटा दो,
दो, बिजली महंगी कर दो, गैस महंगी कर दो, टैक्सेशन ज़्यादा कर दो, तो पॉलिटिकल हुकूमत अफोर्ड ही नहीं कर सकती। देखिए, जैसे मैंने इमरजेंसी वार्ड पे वापस आ जाते हैं, अगर खुदा न खास्ता हम में से किसी को भी इमरजेंसी वार्ड जाना पड़े तो आप डॉक्टर को ये नहीं कह सकते कि तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तकलीफ तो होनी है आपको, ठीक है ना। अगर आपका ऑपरेशन होना है तो खुदारा दर्द तो होगी, 5-6 दिन अस्पताल में लेटना पड़ेगा, बड़ी मुसीबतें उठानी पड़ेंगी। अब मसला ये है कि हम जब IMF पहुंच जाते हैं तो तकलीफ तो होनी है। मैं आपको ये नहीं कह सकता देयर इज द पेनलेस वे। ठीक, तकलीफ लेनी है, और तकलीफ आपने, मैंने, सब ने लेनी है, हमने, पूरी पॉपुलेशन ने लेनी है, ठीक है ना जी। पूरी पॉपुलेशन ने तकलीफ लेनी है, क्योंकि पॉपुलेशन को बचा के वो एलीट की तरफ नहीं हम ज़रा तकलीफ भेज सकते। लोग दैट इज योर चॉइस, दैट इज योर चॉइस। आपकी चॉइस यही है। ठीक, आपकी चॉइस ये कि कौन सा तबका तकलीफ लेगा, ठीक है। या तो सब लेंगे, या फिर एक तबका लेगा, या दूसरा तबका लेगा, वो आपकी चॉइस है। दैट इज द पॉलिटिकल चॉइस दैट द IMF आस्क्स यू टू मेक। ठीक, IMF वाले भी दुनिया जहान में काम करते हैं, मैं 30 साल ये करता हूँ काम, मैं पूरी दुनिया में ये काम किया है। देखिए, हम जब जाते थे दुनिया में जाके कहते थे भाई ये, हम डायग्नोसिस सामने रखते थे। ठीक, जैसे कोई डॉक्टर आपके सामने रखेगा भाई ये मसला है, ठीक, अब इसकी 2-3 चॉइसेस है, एक आपने ऑपरेशन कराना है कि ये करना है, आपकी चॉइस है, आप जो मर्जी करें। ठीक, ठीक है ना जी। इसी तरह मुल्क को भी हम कहते हैं भाई तकलीफ तो होनी है, तकलीफ तो आपने लेनी है, कुछ इसका मसला नहीं है, क्योंकि आपने पीछे माजी में बहुत गलतियां की हुई हैं। आपने कोई टीका शिका नहीं ताकत का हमें लग सकता, कोई ऐसी दवाई नहीं मिल सकती कि हम फौरन उठ के चलने लग जाएं, कुछ जल्दी से एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं, कुछ हम अपने HR को क्या करें हम डॉक्टर साहब, वो इन्वेस्टमेंट ले आए। आपने इतनी जब चीज़ें छोड़ी हुई हैं पिछले 75 साल से, आपने अपना फिस्कल डेफिसिट बढ़ने दिया बगैर सोचे समझे। आपने अपनी इंडस्ट्री को जो सब्सिडीज़ दी हुई हैं, आपका इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर तलत साहब वही है जो 20-30 साल पहले था। वही फर्टिलाइज़र, वही शुगर, वही टेक्सटाइल, वही फर्टिलाइज़र। खुदा के वास्ते कोई नई इंडस्ट्री तो लगे, वो नई इंडस्ट्री आपकी लग नहीं रही, क्योंकि आपने उनको बचाया हुआ है। ऑटोमोबाइल्स, ये कारों वालों को आपने सब कंजम्पशन सारी की सारी, जब ये इनमें से कोई डिफ़िकल्टी में आती है आप फ़ौरन मदद कर दी। जैसे चीनी फॉर एग्जांपल, अभी रिसेंटली हुआ है कि चीनी वालों ने कहा कि जी हमारा सेल नहीं हो रही तो हमारा आप स्टॉक खरीद ले, ECC ने कंसिडर किया। भाई अगर चीनी वालों की बिक्री नहीं हो रही तो ना बचाएं। आफ्टर ऑल अमेरिका में जनरल मोटर्स को उन्होंने बचाया, पर जनरल मोटर्स बचा अपनी मेहनत से, सारा पैसा वापस किया, कोई मुफ्त नहीं बचता। अमेरिका में मरने देते वो लोगों को। आप डाउ जोन्स की इंडेक्स देखें, बहुत सारी कंपनीज ख़त्म हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई। तो ये बड़े साहब हैं, उनको आपको सपोर्ट करना बंद कर देना चाहिए, मार्केट फोर्सेस आपको बिल्कुल बंद करना चाहिए। हर किसी को अपनी मदद आप खड़ा होना चाहिए। आपको याद है, आप और मैं जब कोई गेम खेलते थे बचपन में, तो यार कोई हमें प्रोटेक्ट नहीं करता था, हारते जीतते थे। क्रिकेट खेलते तो हारते जीतते। इंडस्ट्री भी यही चीज़ है, आपको हारना जीतना है। अगर आप हारना जीतना बंद कर देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। हमने ये काम किया। दूसरी चीज़, एक और भी चीज़ है, हम पॉपुलेशन को बार बार कहते हैं रिलीफ देनी। रिलीफ का क्या मतलब है? रिलीफ तो तब दे अगर आपके जेब में पैसे हैं खाने को। देखें ना, एक अमीर आदमी, एक सेठ है, वो अपने बच्चे को रिलीफ दे सकता है। आपका और मेरा बाप तो हमें रिलीफ नहीं दे सकता था, हमने मेहनत करके बनी है। So no getting away from the pain. No getting away from the pain. I have to leave it there. आपको बहुत शुक्रिया। ट्रेंड्स के अंदर देखो देखो शेरनी आई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स जो हैं वो बहुत खुश हैं, और मरियम नवाज़ की जो नई जिम्मेदारियां हैं इसके ऊपर वो ट्रेंड्स भी चला रहे हैं, ट्वीट्स भी कर रहे हैं। तो मरियम नवाज़ की आमद के साथ तवक्कुआत जो है वो ट्वीट्स के अंदर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गए। तो एक ये ट्रेंड चल रहा है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का भी एक ट्रेंड चल रहा है। इतने ज़्यादा ट्वीट्स इसके ऊपर नहीं है, लेकिन ये अहम है कि कौमी सलामती के मामलात भी ट्रेंडिंग के अंदर हैं। और एक ट्रेंड बड़ा ज़बरदस्त है कि जमात इस्लामी का जो अल्टीमेटम है टू सिंध गवर्नमेंट, और उसी ट्वीट के ऊपर हम इसका इख्तिताम करते हैं। तस्वीर लगाई है अपने लीडर की, और साथ ट्रेंड को हैशटैग करते हुए कहा है, सिंध गवर्नमेंट को भागने नहीं देंगे।